Good morning, student. Today we are starting with your science first chapter, crop production and management. ये चैप्टर हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर फूड के बारे में है। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, कितनी स्टेप्स से होके गुज़रता है, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का मतलब होता है फसल, प्रोडक्शन का मतलब होता है कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करना, कुछ भी चीज़ का उत्पादन करना, एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। मैनेज का मतलब होता है उसकी देखभाल करना। तो यही सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सो स्क्रीन पे आपको आपका फर्स्ट चैप्टर दिख रहा होगा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आपकी बुक का पैटर्न ऐसा है कि उसमें एक पहेली और भुजू एक दो कैरेक्टर्स हैं जो बीच बीच में आके क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके आसपास ये एक स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड भुजू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और भुजू अपने अंकल के घर पर गए समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए, गर्मी की छुट्टियां बिताने। देयर अंकल इज़ अ फार्मर. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plug, etc. in a field. एक दिन उनके जो अंकल थे वो फार्मर थे और उन्होंने बहुत सारी टूल्स देखे, खुरपी, प्लॉग, एक सब उनके फील्ड में, उनकी खेत में उनको ये सब औजार मिले। तो भुजू यहाँ क्वेश्चन करता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। तो वो क्वेश्चन करता है कि मुझे पता लगाना है कि हम कैसे इस टूल्स को यूज़ करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plant synthesis their own food? Animals including humans cannot make their own food. So where do animals get their food from? हमें ये पता है कि एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम और प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको खाने की आवश्यकता होती है। और खाना, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स, तो जैसे हमें खाने की आवश्यकता होती है वैसे प्लांट्स को भी होती है, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जो हमने प्रीवियस क्लासेस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी है कि वो सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें यूज़ करके, नाइट्रोजन लेते हैं सॉइल में से, ये सब चीज़ें यूज़ करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबको फूड की ज़रूरत होती है। बट यहाँ फिर क्वेश्चन आता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? हमें खाना खाने की ज़रूरत ही क्या है? यू ऑलरेडी न्यू दैट एनर्जी रिक्वायर्ड फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सर्शन. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हमारी बॉडी को फूड की आवश्यकता होती है क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी से हम हमारे रोज़ के जो भी काम होते हैं, हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के अंदर जो भी मशीन चलती है, जो भी काम होता है, जैसे डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ये सब जो एक्सरेशन होता है, ये सब प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से ही मिलती है। फिर भुजू क्वेश्चन करता है, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. तो वो क्वेश्चन करता है कि जैसे हम सबको खाने की आवश्यकता है, तो हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं, तो उन सबको हम कैसे फूड प्रोवाइड कर सकें, कैसे हम सबको फूड दे सकते हैं. तो फिर पहेली उसको आंसर करती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. इसकी वजह से क्या है कि फूड हमें लार्ज स्केल पर उगाने की ज़रूरत है. जैसा कि हम सबको पता है, इंडिया एक सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. मतलब हम पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में. तो जितनी पॉपुलेशन है हमें उतना ही खाना प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है. और ये हम कैसे कर सकते हैं? In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution food is necessary.
इसका मतलब है कि हमें इतने सारे लोगों को, इतनी सारी पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, रेगुलर मतलब रोज़, मतलब लार्ज स्केल पर हर वक्त प्रोड्यूस करते रहना पड़ेगा। प्रॉपर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सही तरीके से उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांटना, एक जगह से दूसरी जगह खाने को पहुंचाना। तो इन सब चीज़ों की बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। Till 10,000 BC, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. जब पहले का ज़माना था, जब अर्ली मैन थे, तब वो खाने के लिए किस पर डिपेंडेंट थे? जो भी नेचर से उनको जो भी फ्रूट्स मिलते थे, जो भी वेजिटेबल्स मिलती थी, और जो भी वो हंटिंग करते थे, वो उसी से ही अपना गुजारा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनकी पॉपुलेशन, लोग बढ़ने लगे, तब उन्होंने ये डिस्कवर किया कि वह खुद भी खाना उगा सकते हैं। जैसे अगर उन्हें फूड की आवश्यकता है, अगर उन्हें राइस उगाना है, राइस खाने का मन है, तो वो राइस उगा सकते हैं। उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा हर जगह, वो खुद राइस, वीट, उन्हें जो भी चीज़ करना है, जो भी चीज़ खाना है, वो खुद उसका उत्पादन कर सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने डिस्कवर करी। When plants of same kinds are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब एक ही तरीके की, अब इसमें एक टर्म यूज़ करा गया है, आपके जो चैप्टर का नाम है उसी में एक टर्म है क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है फसल। फसल क्या होता है? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, मतलब एक जैसे ही प्लांट्स अगर एक बड़ी सी जगह पर उगाए जाए और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। जैसे वीट की क्रॉप, मतलब गेहूं की क्रॉप, और राइस की क्रॉप, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके की क्रॉप्स। जैसे वीट, राइस, शुगर कैन मतलब गन्ना, गन्ने की सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस। तो ये सारी क्रॉप्स अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, अलग अलग वेदर के हिसाब से ये क्रॉप्स उगाते हैं हम। जैसा कि हम सभी को पता है, ये क्रॉप्स जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सीरियल्स होते हैं, धान की खेती होती है, वेजिटेबल्स उगाते हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब अलग अलग प्रकार की फसल होती है। तो इसे हम कैसे बांटते हैं? सीज़न के आधार पे, कि किस सीज़न में कौन सी क्रॉप उगती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक एंड कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अकॉर्डिंग टू देयर इज़ अ रिच variety of crops grown in different parts of country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का क्लाइमेट होता है। टेम्परेचर, कहीं राजस्थान में ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन हमारे इधर इतनी गर्मी नहीं पड़ती। ह्यूमिडिटी मतलब उमस, कहीं कहीं ज़्यादा उमस होती है। तो इंडिया एक बहुत अलग कंट्री है, जहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी ऐसे दो क्रॉप पैटर्न करे गए हैं जो हर रीजन में, हर स्टेट्स में ऑलमोस्ट कॉमन ही होते हैं। जिसका तो जो क्रॉप्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप जो होती है वो बारिश के समय उगाई जाती है, रेनी सीज़न के टाइम उगाई जाती है। द रेनी सीज़न इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। रेनी सीज़न इंडिया में जून से सितंबर के बीच होता है, तो ये क्रॉप भी जून और सितंबर के बीच में उगाई जाती है। सबसे कॉमन एग्जांपल्स है पैडी, मेज़ एंड सोयाबीन। ये इसके कॉमन एग्जांपल है। ग्राउंड नट होते हैं हमारे, क्या बोलते हैं उसको, मूंगफली के दाने जो होते हैं, कॉटन जो होती है, ये सब किस में आते हैं? खरीफ क्रॉप में आते हैं। एंड सेकंड है राबी क्रॉप। राबी क्रॉप ठंड के समय में उगाई जाती है।
द क्रॉप ग्रोन इन अ विंटर सीजन्स आर कॉल्ड राबी क्रॉप। जो विंटर सीजन में हम जो क्रॉप उगाते हैं उनको राबी क्रॉप बोलते हैं। देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च और नवंबर टू फरवरी भी हो सकता है। तो ये नॉर्मली अक्टूबर मार्च के बीच होती है, नवंबर टू फरवरी के बीच में इन्हें उगाया जाता है। इनमें क्या होती है, वीट मतलब गेहूँ, मस्टर्ड एंड ग्राम्स, ये सब चीज़ें राबी क्रॉप्स में आती हैं, ठंड में उगाई जाती हैं। पीज, मस्टर्ड, ग्राम, वीट एंड ये सब राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें हमारी याद रखने की सिर्फ 2 चीज़ें हैं कि खरीफ क्रॉप्स को बारिश के समय उगाया जाता है और राबी क्रॉप्स को विंटर के समय उगाया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अब बारिश में खरीफ क्रॉप्स होती हैं, विंटर में राबी क्रॉप्स होती हैं, तो समर्स में कौन सी क्रॉप्स होती हैं? तो बिसाइड्स दिस समर्स में ज़्यादा खेती नहीं होती है, लेकिन पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। लेकिन समर्स में बहुत सारी पल्सेस दालें उगाई जाती हैं और कुछ वेजिटेबल्स समर्स में उगाई जाती है। किसकी हेल्प से? इरिगेशन की हेल्प से। इरिगेशन मतलब होता है पानी, पौधों को पानी देना, उसकी हेल्प से ये सब चीज़ें गर्मी में भी उगाई जाती हैं। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब यहाँ भूजू क्वेश्चन करता है, हाउ कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन? कि पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते? तो फिर पहले उसका जवाब देती है कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी की जो फसल होती है उसको बहुत सारा वाटर की आवश्यकता होती है, बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन अ रेनी सीजन, इसीलिए उसे रेनी सीजन में ही उगाया जा सकता है। तो खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं उनमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उनको बारिश के समय उगाया जाता है। राबी क्रॉप्स होती हैं उनको पानी की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उन्हें ठंड के वक्त उगाया जाता है। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find this activity are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices. These activities are listed below. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो हम खुद नहीं उगा सकते, हम उसके लिए किस पर डिपेंडेंट हैं? फार्मर्स के ऊपर। तो जो कल्टीवेशन होता है, कल्टीवेशन मतलब जो पौधों को पूरा उगाना, तो ये जो कल्टीवेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें बहुत सारी समय समय पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। यह एक्टिविटीज़ में भी जो आपके घर पर जब प्लांट्स उगाते हैं, जो एक्टिविटीज़ आप तब करते हैं वैसी ही सेम एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन थोड़ी बड़े स्केल पर होती हैं। और इन सब एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कोई भी फसल उगाने के लिए हमें 8 स्टेप्स करना बहुत ज़रूरी है। ये 7 स्टेप्स हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग माइनर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये सारी प्रोसेस करना हमें ज़रूरी है जब हम कोई भी पौधा उगाते हैं। हमारे घर में भी अगर हम कुछ उगाते हैं तो हमें इनमें से कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, और हम अगर लार्ज स्केल पर फार्मिंग करते हैं तो हमें ये सब स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम फसल खेती अगर कुछ करते हैं तो ये कौन कौन सी स्टेप्स है? फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को तैयार करना। जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी से ही एक तरीके से हम देखा जाए तो हम पूरी हमारी ह्यूमन लाइफ जो है वो मिट्टी पर ही डिपेंडेंट है। अगर मिट्टी नहीं होगा तो हम शायद एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि सब जो खाना होता है सब कुछ मिट्टी से ही आता है। तो मिट्टी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही एग्रीकल्चर की फर्स्ट स्टेप होती है। क्या होती है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड होता है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज उगाना।
हमने मिट्टी को तैयार कर दिया, अब हम क्या उगाएंगे, बीज उगाएंगे। थर्ड स्टेप होती है एडिंग माइनर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। माइनर्स एंड फर्टिलाइज़र्स केमिकल्स होते हैं जिनको फार्मर्स यूज़ करते हैं, जो भी इंसेक्ट्स हैं, पेस्टिसाइड्स को से दूर रखने के लिए, कि हमारी कीड़े ना पड़ जाए हमारी फसल को, और हमारी जो मिट्टी है वो अच्छे मिट्टी को अच्छे से न्यूट्रिशन मिले। मिट्टी को जो भी जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो भी जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वैसे मिट्टी को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए फार्मर्स मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स सॉइल में मिक्स करते हैं। उसके बाद करते हैं, आती है स्टेप इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है कि पानी देना पौधों को। फिफ्थ स्टेप है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। हमने देखा है कि बारिश में जहाँ पर भी मिट्टी होती है तो बारिश में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, तो वो वीड्स होते हैं। तो वो फार्मिंग लैंड होती है तो वहाँ पर भी वो वाले पौधे उगाते हैं जो कि फसल के लिए अच्छे नहीं होते, तो उन पौधों को हटाना, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सिक्स स्टेप होती है हार्वेस्टिंग। तो ये सारी स्टेप करने के बाद हमारी जो फसल होती है वो उग जाती है, तो उसको काटना, हार्वेस्टिंग इज़ अ सिक्स्थ स्टेप। उसको अपनी फसल को काटना, ये जनरली अक्टूबर में होती है। और सबसे लास्ट होता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब जो भी हमने धान उगाया है उसको सही तरीके से सेफ्टी से रखना, ताकि उसमें कोई तरीके के कीड़े नहीं पड़े। तो हम आगे ये इन सारी स्टेप्स को डिस्क्रिप्शन में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फार्मिंग करना, फार्मिंग प्लस एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन करना। तो ये सब किस में आता है, एग्रीकल्चर में आता है। ये दोनों चीज़ें मिला के क्या इंडस्ट्री बनाती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बनाती है। कौन सी, फर्स्ट चीज़ एक तो फार्मिंग करना, और सेकंड चीज़ पशुपालन करना, एनिमल हस्बेंड्री करना। तो ये दोनों चीज़ मिलके एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बनाती है। तो ये जितनी भी स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग माइनर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। इन सब को हम डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ अ फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जब हम फसल उगाते हैं तो मिट्टी को प्रिपेयर करना सबसे फर्स्ट स्टेप होती है। इट इज़ इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग इट, दिस इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। इसमें इन्वॉल्व होता है कि हम मिट्टी को ढीला करते हैं, लूज़ करते हैं। जब मिट्टी टाइट होती है तो जो टाइट मिट्टी होती है उसको ढीला करते हैं। किसके सहायता से करते हैं, टीलिंग, जिसको टीलिंग बोलते हैं, और प्लॉगिंग बोलते हैं। इट इज़ कैरीड आउट बाय यूजिंग अ वुडन और आयरन प्लॉग। इस कैसे करते हैं, ये जो प्लग आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उससे करते हैं, और इसको प्लॉग बोलते हैं। तो ये वुडन लकड़ी का प्लॉग होता है, आयरन का भी होता है। इन दोनों से मिट्टी को ढीला करा जाता है। बिग लम्स ऑफ सॉइल नीड टू बी क्रैश्ड एंड लेवल्ड, क्योंकि क्या होता है कि मिट्टी जो होती है उसमें मोटे मोटे जो मिट्टी के डल्ले होते हैं उसको क्रैश करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है और एक लेवल में लाना पड़ता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वुडन और आयरन लेवलर। और उसके बाद जब मिट्टी लूज़ कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसके बाद लेवल करना पड़ता है मिट्टी को। तो वो ये जो लेवलर आपको दिख रहा है उससे मिट्टी को लेवल। तो टीलिंग और प्लॉइंग जो है, मिट्टी को तोड़ना और ढीला करना, ये 3 इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है। एक तो प्लग से, होस से और कल्टीवेटर से। नॉर्मली ये जो फर्स्ट 2 औज़ार हैं इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न फार्मिंग करते हैं उसमें कल्टीवेटर यूज़ किया जाता है, जो कम समय में ज़्यादा काम कर। अब क्वेश्चन आता है कि हमें मिट्टी को ढीला करने की आवश्यकता ही क्यों है, हम ऐसे ही क्यों नहीं उगा सकते, कोई भी हमें पौधा, जो भी इस फसल हमें उगानी है, हम ऐसे ही क्यों नहीं उगा सकते। तो ये इसलिए किया जाता है बिकॉज दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil.
इससे क्या होता है कि जो जड़ होती है, पौधे की जो जड़ होती है वो नीचे तक, सॉइल के नीचे तक जा पाती है, जिससे उसको सांस लेने में, पौधे को सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती। जब वो मिट्टी जो होती है जब ढीली होती है तो पौधे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। फर्स्ट, जब मिट्टी ढीली होती है तो वो पौधों को सांस लेने में मदद करती है। और सांस लेने में कैसे मदद करती है? ऐसा होता है, द लूजनिंग सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जब मिट्टी जो होती है ढीली होती है तो उसमें जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, वो मिट्टी में पनपते हैं, जो कि मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। उनको फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है, फार्मर का दोस्त बोला जाता है, क्योंकि वो मिट्टी को और छोटा कर देते हैं और छोटे टुकड़ों में से बांट देते हैं और छोटा लूज़न कर देते हैं और ढीला कर देते हैं वो मिट्टी को, और उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। सॉइल में क्या करते हैं? ह्यूमस ऐड करते हैं, जो कि एक पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम दो चीज़ें करते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं, लूज़ करते हैं, और सेकेंड चीज़ करते हैं, मिट्टी को टर्न करते हैं। मतलब जो नीचे की मिट्टी होती है उसको ऊपर करते हैं, ताकि ऐसा क्यों करते हैं? अब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे मिनरल होता है, वाटर होता है, एयर होता है, और लिविंग कंपोजिट्स भी होते हैं, छोटे छोटे जो भी खाद होती है, जो भी अच्छे डेड प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स मर जाते हैं, तो ये सब मिट्टी को और ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो नीचे वाली जो मिट्टी होती है वो अच्छी होती है, ऊपर वाली मिट्टी एक बार यूज़ हो चुकी होती है। तो जब नीचे वाली मिट्टी को हम ऊपर करते हैं तब जो भी न्यूट्रिशन उस मिट्टी में होता है वो ऊपर आ जाता है, जो कि हम जो फसल उगाने वाले हैं उसको और अच्छे से उगने के लिए मदद करता है। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to a top so that plant can use that nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. जो फसल उगाते हैं, जो भी हम फसल उगाते हैं उसमें जो सॉइल होती है, सॉइल की जो ऊपर की जो टॉप लेयर होती है वो थोड़ी सी ही यूज़ होती है, उसके नीचे जो अच्छी मिट्टी होती है वो यूज़ नहीं होती। तो जब हम वो वाली मिट्टी को ऐसे ऊपर टर्न करते हैं, ऊपर लाते हैं, तो जो भी रिच न्यूट्रिशन होता है, जो भी रिच न्यूट्रिशन होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो भी हमने जो मिट्टी यूज़ करी है वो नीचे चली जाती है, जिससे अगले साल हम जब वापस से करेंगे तो वापस उसको ऊपर करेंगे तो जब तक वो मिट्टी भी अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें दो स्टेप होती है, लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। Sometimes manures is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manures with soil. This soil is water before sowing. तो कभी कभी क्या होता है कि सॉइल में माइनोर को पहले ही मिला देते हैं। माइनोर्स जो होते हैं, जो भी खाद होती है, माइनोर मतलब खाद जो होती है, खाद उस वक्त जब टीलिंग करते हैं, जब छोटे छोटे टुकड़ों में जो मिट्टी को करते हैं, तब उसमें खाद भी मिलाई जाती है, और खाद मिला के थोड़ा सा पानी दिया जाता है ताकि वो हमें बीज उगाने में, सोइंग करने में हेल्पफुल रहे। सो टीलिंग और प्लॉइंग जो होती है वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से करते हैं। कौन कौन से? एक तो प्लॉग, होय और कल्टीवेटर। जो प्लॉग है, दिस is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizers to a crop, removing the weeds, scraping of soil, etc. ये बहुत एंशंट टाइम से, बहुत पुराने समय से खेती बाड़ी में यूज़ होता है। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। इसको जो बुल होती है उसके पीछे बांध दिया जाता है, और बुल के पीछे बांध सकते हैं, हॉर्सेस के पीछे बांध, कैमल्स के पीछे बांध कर इसे यूज़ किया जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। इसमें एक
ये आपको दिख रहा होगा, एक आयन का एक छोटा सा ये पार्ट होता है जिसको प्लॉग बोलते हैं. दिस मेन पार्ट ऑफ द प्लॉग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड इन विच इट इज़ कॉल्ड प्लॉग शेल्फ. दिस इज हैंडल एट वन एंड ऑफ द शेल्फ. The other end is attached to a beam which is placed on a bull's neck. One pair of bulls and a mane can easily operate the plug. This indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plugs nowadays. पहले के समय में ये लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन आजकल आयरन के प्लग यूज़ किए जाते हैं. सेकंड जो है वो है हो. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong board and bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade. It is pulled by animals. होए जो होता है एक सिंपल सा टूल होता है जिसको वीड्स जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स मैंने बताया जो हम उगाते नहीं हैं लेकिन उग जाते हैं, वो वाले प्लांट्स को हटाने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए, ढीला करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. इसके पीछे इसके आगे भी एनिमल बांध दिया जाता है ताकि इसे यूज़ किया जा सके. एंड द लास्ट वन इज़ कल्टिवेटर. नाउअडेज प्लॉगिंग इज़ डन. Nowadays, ploughing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labors and time. पर आजकल कल्टीवेटर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है. कल्टीवेटर से टाइम बचता है, लेबर कॉस्ट बचता है, लोगों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. ट्रैक्टर की सहायता से आराम से हम ये कर सकते हैं.